तो इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अंजुम आरा हैं, जेडीयू की प्रवक्ता, शाकिर अली हैं, टीएमसी के नेता, और साथ ही गीता भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अंजुम जी, सबसे पहले आपसे ही ये सवाल पूछूंगा जो हमने 5 की बात में सवाल पूछे हैं। क्या नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट कर पाएंगे, क्योंकि वो ये बीड़ा उठाने वाले अकेले नेता नहीं हैं। इससे पहले कई ऐसे विपक्षी नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो ये कह चुके हैं कि 2024 के लिए वो ये जिम्मा उठाएंगे सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का। अखिलेश जी, देखिए, अभी अभी मैं आपकी ही स्क्रीन पे देख रही थी कि हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सारे विपक्षी नेताओं को, सारे विपक्ष की जो पार्टियां हैं, सभी को हम एक साथ ला सके, एक प्लेटफॉर्म पे ला सके। इसके लिए वो प्रयास करने की उन्होंने बात कही कि सारी चीजें बिहार में मंत्रिमंडल और जो सारी चीजें थी वो सेटल हो जाए। उसके बाद वो विपक्ष को एकजुट करने के लिए, प्रयास के लिए वो पहल करना शुरू करेंगे। तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक सोच के साथ जितने भी हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यू हैं उनको बचाने के लिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है उसको बचाने के लिए, हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से मुल्क के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से सामाजिक सद्भाव की स्थिति है, उन सारी चीजों को पटरी पे लाने के लिए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में भी कहा, आपके स्क्रीन पे मैंने देखा, कि वो पूरा प्रयास करेंगे कि सारे के सारे विपक्षी दलों को मैं एक प्लेटफॉर्म पे ले आऊं। तो हम लोग आशान्वित हैं, हम लोग पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, शाकिर अली जी, आपने सुना, नीतीश कुमार को भी सुना, आपने अंजुम आरा जी को भी सुना। अगर नीतीश कुमार सारे विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे तो फिर ममता बनर्जी क्या करेंगे? नहीं, ममता दीदी, देखिए, दीदी बहुत पहले ही बोल चुकी है कि हम प्रधानमंत्री के दौड़ में नहीं है और हम बनना भी नहीं चाहते। ये दीदी पहले स्पष्ट कर चुकी है। अब रह गया सवाल कि नीतीश जी आए हैं। देखिए, नीतीश जी आए हैं तो वो भी बहुत वरिष्ठ और बहुत पुराने नेता हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी कैबिनेट के बहुत सारी मंत्रालय संभाल रखी थी, उसी तरह से नीतीश जी भी हैं और शरद पवार भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिनको भारतीय जनता पार्टी ने चोट पहुंचाया है और उनके साथ सहयोगी बन के तोड़ने का काम किया है, वो तो बहुत जल्दी जो है नीतीश कुमार के साथ या गठजोड़ के साथ जो नया होने वाला है उनके साथ आ जाएंगे। ये बहुत सिंपल सा काम है और बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि उनके मन में भारतीय जनता पार्टी के लिए नफरत पैदा हो चुकी है और वो सिर्फ मौके के इंतजार में है, कि तलाश में ही थे। और देखिए, इसका असर अब जो महाराष्ट्र पर भी जो है वो भी पड़ने वाला है। आप 6 महीना साल भर इंतजार कर लीजिए, महाराष्ट्र में कम बैक टू पवेलियन फिर देखिएगा, सरकार आ गई और आते आते 2024 में बीजेपी धराशाले एकदम गिरेगी और उनको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। शाकिर जी, आपने कहा कि ममता दीदी ये बोल चुकी है कि वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, तो क्या वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानेंगी? देखिए, अकेले ममता बनर्जी के मानने ना मानने से तो होता नहीं है, लेकिन अगर सब कोई अगर मानने के लिए तैयार रहेंगे तो ममता दीदी जरूर तैयार रहेंगी। ममता बनर्जी पीछे नहीं हटेंगी। सब अगर इकट्ठे सबका राय बनता है तो उस राय में ममता बनर्जी का भी समर्थन रहेगा। लेकिन शाकिर जी, अभी हमने देखा कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसी में ममता बनर्जी कहां सबके साथ आई। वो तो जगदीप धनखड़ उम्मीदवार बने, मार्गरेट अलवा उम्मीदवार बने, उन्होंने कहा कि हम वोट ही नहीं डालेंगे, जबकि मार्गरेट अलवा ने तो उनसे वोट भी मांगा था। नहीं, देखिए, अगर जिस तरह से राष्ट्रपति के कैंडिडेट ठीक हो रहे थे, उसी तरह से अगर उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट ठीक होता तो ठीक था। राष्ट्रपति का कैंडिडेट सभी दलों को लेकर चुना गया था और उपराष्ट्रपति जो है कांग्रेस उसको जो है अपने से ऐलान करवा दिया सीपीएम के तरफ से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, सबको लेके चलना चाहिए था। जैसे अभी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम सबको लेके चलेंगे, सबका फोन हमारे पास आ रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को इस तरह का उपराष्ट्रपति के प्रार्थी का कोई सूचना नहीं था। अगर पहले से सूचना मिलता तो उस पर उसी तरह का अमल किया जाता, लेकिन ऐसे नहीं होता है। ठीक ढंग से अगर किया जाए, सही तरीके से अगर किया जाए तो बात बनेगी। और हमको लगता है कि पुरानी बातों को अब छोड़ना चाहिए और नई बातों की तरफ आना चाहिए और जो है एक नया समीकरण भारत में लाना चाहिए इस भारतीय जनता पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, ताकि ये जो ईडी और सीबीआई और ये जो एजेंसियों की सरकार है, ये एजेंसी को सरकार
के खिलाफ में सबको एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो क्षेत्रीय दल को ये लोग खत्म कर देंगे। क्योंकि ये क्षेत्रीय दल को अपना चंगुल में फंसाते हैं और फंसाने के बाद में उनके एमएलए को, जिसको कहते हैं ना घर तोड़ना, किसी की बीवी को खरीद लेते हैं, बीवी को अपना लेते हैं, दूसरे की बीवी को छीन लेते हैं। यही है भारतीय जनता पार्टी। ये जो है अपने पहले दोस्ती करते हैं और उनके पत्नी का हरण कर लेते हैं। ठीक है, आप मुझे कहना कुछ और चाहते हैं, आप उदाहरण जो मुझे लगता है ठीक नहीं दे रहे। नहीं, गीता जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नीतीश कुमार में वो क्षमता है कि सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर सके? हालांकि ये कहने से काम नहीं चलेगा बीजेपी का कि देखिए विपक्ष में एकजुटता नहीं है, वहां पर कई सारे दावेदार है, ये बात तो स्थापित हो चुकी है। लेकिन नीतीश कुमार के आने से क्या पूरी तरह से समीकरण नहीं बदल जाते हैं विपक्षी एकता के? पहली बात तो जो विपक्ष है किसी भी लोकतंत्र में सशक्त होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब विपक्षी दल अवसरवादिता से ग्रसित है, जिसका एक उदाहरण हम बिहार में देख सकते हैं कि गठबंधन या नीतीश जी ने पहली बार भी उन्होंने ही तोड़ा, इस बार भी उन्होंने ही तोड़ा। तो ऐसी परिस्थितियों में आज की जनता, भारत की जनता हमेशा से ही बड़ी परिपक्व रही है, समझदार रही है, और ये सबको दिखाई दे रहा है कि अभी जो नीतीश जी है उन्होंने किस प्रकार से और किन कारणों से एक हमेशा मतलब कुछ समय से तो ऐसा ही रहा है कि मुख्यमंत्री बिहार के बनाम नीतीश कुमार। तो एक जो इस प्रकार की धारणा से जो बन गई है, उसको बनाए रखने के लिए जो वो प्रयास उन्होंने किए हैं वो अलग है। लेकिन अगर आप इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो उसको अखिलेश जी देखिए, अभी एक बहुत बड़ी मैगजीन है, उसने वो सर्वे करती है, अभी कुछ दिन 2 दिन पहले उनका सर्वे आया है कि प्रधानमंत्री की जो किसको देखनी चाहेगी भारत की जनता। तो आपने देख लिया है कि वहां भी 8 साल के शासन के बाद भी उसमें सबसे ज्यादा जो वोटिंग है वो नरेंद्र मोदी जी को ही मिली है। उसमें ये एक उदाहरण मात्र मैं दे रही हूँ, परंतु कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो विपक्ष को एक इस प्रकार का व्यक्तित्व चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जिसके सामने नरेंद्र मोदी जैसे जो व्यक्ति है वो खड़े हो, उनकी जो लोकप्रियता है, उनकी जो पात्रता है, उन सबको एक तरह से उसको मैच करने वाला व्यक्ति चाहिए। नीतीश जी का, लेकिन क्या गीता जी आप नहीं मानती हैं नीतीश कुमार में भी वो तमाम खूबियां हैं? क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के अपने आप को साबित करने के बाद अगर वो केंद्र की राजनीति में आए, तो नीतीश कुमार भी 17-18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वहां पर उन्होंने अपना एक अलग मॉडल दिया है। इसके अलावा उनमें उनकी साफ सुथरी छवि है, उनकी स्वीकार्यता ज्यादा है, इसके साथ साथ जो एक कास्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो भी उनके पक्ष में जाता है। देखिए, नीतीश जी की जो पहली बार उनकी सरकार बनी थी, तो एक बड़ा उनके लिए जो काम किया था, एक बड़ा उसका एक जिसे कहते सकारात्मक उसके प्रति लोगों का दृष्टिकोण जरूर था और ईमानदारी से काम करने का, और मतलब शासन अच्छे से चल, सुशासन। परंतु उसके बाद की जो कार्यकाल रहा बीच में, जब वो जेडीयू के साथ भी आए, उस समय उस प्रकार से वो जिस प्रकार से पहले टर्म में उन्होंने काम किया था वो छवि नहीं रह पाई। हालांकि आज भी, और ऐसा नहीं है, अभी चाहे आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, चाहे आप केजरीवाल जी को देख लीजिए, अभी जो भी मैं आपको एक सेकंड के लिए रुकूंगा। तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। 19 नौकरी भी नहीं दिया इन्होंने। ये 2 करोड़ का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 80 करोड़। ये भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने चले थे, बुलेट ट्रेन चलाने चले थे 2022 तक। कहाँ गया? ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले थे, विशेष पैकेज देने वाले थे, केवल जुमला झूठ। ये काम और ये वादे हम लोग नहीं पूरा करेंगे तो क्या ये भाजपा के लोग पूरा करेंगे? आप थोड़ा मजा लीजिए इंतजार का, सब कुछ जो है काम हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा कि जो सोई हुई जो मीडिया थी उसको भी हम लोगों ने जगाने का काम किया, और आज असल मुद्दे पर आप लोग भी सवाल पूछ रहे हो। यही बात तो हम कहते रहे कि भाई मुद्दे की बात होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये हमारी, अगर कोई रोजगार के बारे में अगर देश भर में चर्चा हो रही है तो ये हमारी उपलब्धि है, नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है कि आज इस पे चर्चा हो रही है, असल मुद्दे पे चर्चा हो रही है। तो हम लोग जो नौजवानों का जो सपना है और जो ख्वाहिश है उसको हम लोग बिल्कुल पूरा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्विटर पर नोकझोंक भी हुई है आपकी बीजेपी
कि मंत्री के साथ जो अरे केंद्र में है? भाजपा के लोग तो बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। एक वीडियो एडिट करके चलाया गया जिसका जवाब हमने ट्वीट के माध्यम से दे दिया। गिरिराज सिंह जी से थोड़ा पूछिए कि थोड़ा हिम्मत जगाइए और अपने प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, बिहार के 19 लाख का रोजगार का क्या हुआ, बिहार का विशेष राज्य का दर्जे का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ। आज बिहार सुखाड़ बाढ़ से जूझ रहा है, आपकी टीम कहाँ है आपदा की? क्यों नहीं कोई सर्वे करने गया? थोड़ा जिगर है तो जरा प्रधानमंत्री जी से भी तो पूछो। तो आप सुन रहे थे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को, जो कि रोजगार के वादे पर अपने जो वादा किया था उस पर सवालों का जवाब दे रहे थे। कहा जा रहा था कि 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, आगे आगे सब कुछ ठीक होगा। इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने दावा किया है कि 2024 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी 3 राज्यों बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 2019 में जीती सीटों में से 40 सीटें गंवा देंगी। आइए सुन लेते हैं। बंगाल से 16, बिहार से 15, 16, 31, 30 और 6, 7, 8 भी अगर ये घट गए, झारखंड में तो 38 वहीं घट गए। इनकी संख्या कितनी है? 303 है। 272 का जादुई आंकड़ा चाहिए, तो 31 ही ना ज्यादा है, तो 3 राज्य से साफ हो जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में ये सबसे मैक्सिमम ऊंचाइयों पर है, तो उसमें से नीचे ही ना जाएंगे, उसके ऊपर कहां जाएंगे। तो हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं अंजुम आरा प्रवक्ता जेडीयू, शाकिर अली टीएमसी नेता और गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक। गीता जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप अभी सुन रही होंगी लल्लन सिंह को, दावा कर रहे हैं कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की कम से कम 40 सीटें जो हैं वो कम हो जाएंगी। वो हो सकता है कि उनका दावा थोड़ा ज्यादा हो, अतिशयोक्ति वो कर रहे हो, लेकिन ये बात तो हकीकत है कि नीतीश कुमार के जाने से खासतौर से बिहार में तो बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा और शायद उसकी भरपाई वो कर पाने में उसको मुश्किल आएगी। देखिए, अभी तो अखिलेश जी, देखिए अभी तो नई गठबंधन की सरकार बनी। अभी इन्हें 3 साल अभी सामने अपने बिहार के लोगों को दिखाना है कि वो कैसे काम करेंगे। और 10 लाख की नौकरियों का जो बोला है वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में कैसे जा रहा है, खुदक रहा है, वो हम 2 दिन से देख ही रहे। नहीं, उन्होंने लेकिन सफाई दी है गीता जी। उन्होंने कहा कि जो उनका वीडियो था वो एडिटेड करके चलाया गया था, और जो पूरा वीडियो अगर उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में इस वादे को पूरा किया जाएगा। 2020 में भी मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने इस तरह का ट्वीट किया था कि पहले जो कैबिनेट का जो पेन है, उसका पहला जो कलम जो चली है वो 10 लाख नौकरियों की चली है। ये 2017 में भी उन्होंने इस बात को कहा था, इस बात को सरकार आई थी। परंतु कोई बात नहीं। बात ये विषय यहाँ ये है कि अभी क्योंकि सरकार अभी उन्होंने बिहार में बनाई है, तो एक वो अपना जज्बा दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में उनके 3 राज्यों में जो है सीटें कम होंगी। पर देखिए, ये तो समय बताएगा। ये कहना अभी से आप भारत की जनता पर अपना निर्णय थोपने का प्रयास कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। भारत की जनता बहुत परिपक्व है, उसके हिसाब से वोट ठीक है। गीता जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कम होकर के आ रही थी, इसलिए अंजुम जी को भी सुनने में दिक्कत हो रही थी। अंजुम जी, मोटे तौर पर गीता जी यही कह रही हैं कि जो अभी तेजस्वी यादव का हमने भाषण बाइट सुनवाया, उसमें वो कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पूरा हो जाएगा। लेकिन वादा तो ये था कि जो पहली कैबिनेट होगी उसी में फैसला कर दिया जाएगा। तो आपको लगता है कि ये कहना आसान है, करना मुश्किल है? क्योंकि नीतीश कुमार जी का ही अगर आप पुराना भाषण उठा करके देखेंगे, जब वो आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कहां से ये बात कर रहे हैं, कहां से पैसा आएगा, कहां से इतनी नौकरियां दी जाएंगी। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा, आप देखेंगे 2020 का विधानसभा चुनाव में 7 निश्चय पार्ट 2 हमारा है। तो जो हमारा पहला कमिटमेंट है बिहार से 7 निश्चय पार्ट 2 का, वो युवा शक्ति, युवा पावर को और युवाओं को रोजगार को ही लेकर के सारी चीजें हैं। और हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की लीडरशिप पे जो यहाँ सरकार हमारी चल रही है, 2015 में भी 7 निश्चय हमारा था। हमने मैक्सिमम उसमें जो हमारा 7 कमिटमेंट था उसको हमने पूरा किया। हमने कहा था कि हर घर को बिजली देंगे, समय सीमा के पहले हमारी सरकार ने बिजली एक घर को पहुंचाई। हमने कहा कि प्रत्येक गली को पक्कीकरण करेंगे,
एक एक गली को पक्कीकरण किया गया। महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक लंबी लकीर हमारी सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खींचा, ये हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय पटल पे वो चीजें हैं। साथ ही साथ मानव विकास के साथ साथ, न्याय के साथ विकास के साथ साथ आधारभूत संरचना में बिहार ने जो विकास किया वो देश के सामने एक नजीर बना है। तो नीतीश कुमार जी जो है वो विश्वसनीयता है कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। और 7 निश्चय पार्ट 2 हमारा 2020 में था, वो पहला हमारा एजेंडा, पहला हमारा कमिटमेंट युवाओं को लेकर के है। तो इसमें कहीं भी इफ बट जैसी कोई और कोई डाउट जैसी कोई चीज नहीं है कि हमारा ये कमिटमेंट को लेकर के सरकार कहीं भी कोताही बरतने जा रही है। निश्चित रूप से हमारा जो कमिटमेंट है युवाओं को रोजगार देने का, बेरोजगारी दूर करने का, नौकरियां जितनी सृजन हो सकती हैं उसको पूरी मुस्तैदी के साथ ये जो हमारी सरकार बनी है महागठबंधन के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, युवा चेहरे हमारे तेजस्वी जी हैं। बिल्कुल अंजुम जी, आप भी जानती हैं कि ये जो वादा है बहुत बड़ा वादा है और इस वादे पर सबकी नजर रहेगी, वरना आपसे भी ठीक 1.5 साल बाद इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे जैसा कि आप आज नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से पूछ रहे हैं। शाकिर अली जी को लाना चाहूंगा चर्चा में। वादे किए बिहार के अवाम से हमने पूरा किया है, हमने पूरा किया उन वादे को। 2015 से आप 7 निश्चय को देख ले, एक एक निश्चय पे अगर आप हमसे डिस्कशन करेंगे, मैं दिखा दूं डेटा वाइज क्या हमने उन वादों को हमारी सरकार ने पूरा किया। शाकिर जी, आपने सुना जो बात लल्लन सिंह कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सीटें कम होंगी, लेकिन अभी तो हालात वहां पे थोड़े से टीएमसी के लिए मुश्किल इस नजर से आ रहा है कि भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उसे लेकर के आप घिरे हुए हैं। पार्थ चटर्जी के जो करीबी हैं उनके यहाँ से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। अभी कल ही जो आपके टीएमसी के एक दूसरे बड़े नेता हैं उनकी गिरफ्तारी सीबीआई ने की है। तो ऐसे में आपकी सरकार भी अभी बहुत घिरी हुई लग रही है वहां पर। आनंद भाई, ऐसा ग्राउंड पर नहीं है। मैं आपको क्लियर बताता हूं, जो भ्रष्टाचार किए हैं उसको सीबीआई, ईडी ऑनेस्टली जितना जल्दी हो अरेस्ट करे और जितना जल्दी हो ट्रायल फेस करे, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कभी भी ममता दीदी इस चीज पर कभी भी किसी का समर्थन नहीं किया है। करप्शन के ऊपर एकदम दीदी खामोश नहीं बैठती, अपने लोगों को जेल भेज देती है। लेकिन आज आप जो इसको 2024 से जोड़ के देख रहे हैं, तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये 2016 के चुनाव में नारदा आ गया था। इसके पहले सीबीआई शारदा को लेके, रोज वैली को लेके चिटफाट कर रही थी और जितना ममता दी को और तृणमूल कांग्रेस को घेरने की कोशिश किया, उससे वो जो है उनसे ज्यादा से ज्यादा सीटों से लाके तीसरी बार सरकार बनाई। हर चुनाव में कोई ना कोई घोटाला सामने भारतीय जनता पार्टी लाती है और उसका परिणाम जो है कुछ उल्टा देखने को मिलता है। लेकिन ये जो अभी करंट जो अभी चल रहा है बंगाल में, ठीक है, हमारे कहने का मतलब है कि 2024 और आज 2022 आप देखेंगे कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर, यहां तक के एमपी एमएलए जो है आ चुके हैं और तृणमूल में आना चाहते हैं। क्योंकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी खत्म हो रही है, जैसे दूसरे स्टेट में कमजोर हो रही है और यहां तो खत्म ही हो रही है। तो यहां तृणमूल के खिलाफ लड़ने वाला कोई है ही नहीं है और धीरे धीरे वो भारतीय जनता पार्टी की जगह वामपंथियों ने देख रहे हैं कि आस्ते आस्ते कुछ उनके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। जी शाकिर जी, इस पर गीता जी से जवाब ले रहे थे। गीता जी, क्या आपको लगता है कि अगर टीएमसी की परेशानियां हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर, तो बीजेपी की भी वहां पर कम परेशानियां नहीं है पश्चिम बंगाल में? जिस तरह से अभी वो चुनाव हारे हैं, उसके बाद पार्टी के भीतर कलह बढ़ी है, कई जो सांसद हैं बीजेपी के विधायक वो छोड़ करके टीएमसी में वापस चले गए। तो इसलिए बीजेपी को अपना संगठन बचाना बहुत जरूरी होगा अगर वो सीटें ये बचा के रखना चाहती हैं लोकसभा की। तो पश्चिम बंगाल की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही गंभीर परिस्थितियां हैं, चिंताजनक परिस्थितियां हैं। क्योंकि वहां लोकतंत्र का जो चुनाव हुए, जब विधानसभा चुनाव का जब नतीजा आया, उसके बाद किस प्रकार का हिंसा का खेल खेला गया वो हम सब ने देखा। किस प्रकार से ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेके नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, सब के लोगों ने कॉग्निजेंस लेके अपने आप ही जाकर वहां देखे कि महिलाओं के साथ किस प्रकार का अत्याचार, उनके ऊपर बलात्कार जिस प्रकार से हुए। ये सोचकर भी ऐसा भारत के किसी भी प्रदेश में चाहे कोई भी पार्टी जीते या हारे, ऐसा देखने को नहीं मिलता। और वहां का जो अगर आप देखें जो बॉर्डर एरिया है, वहां जिस प्रकार से घुसपैठियों का वहां जो माहौल, जिस प्रकार की संदिग्ध वहां गतिविधियां चलती हैं, बहुत ही
ये बहुत चिंता का विषय है, जिसे कि राज्य सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि वहां मुख्यमंत्री उसी से अपनी ऊर्जा लेती है, और ये कारण है जो आप ठीक कह रहे हैं। वहां जो विपक्षी पार्टियां हैं, बीजेपी है, उनके लिए खतरा इसीलिए बना हुआ है, डर के मारे लोग अपनी जान बचाने के लिए तो उनको अपनी पार्टियां बदलनी पड़ रही है। ये सच्चाई है पश्चिम बंगाल। शाकिर जी का जवाब ले लेते हैं, क्योंकि काफी गंभीर बात गीता जी ने कही। उन्होंने कहा कि डर का माहौल वहां पर है, इसलिए विपक्ष के नेताओं के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता और इसीलिए वो टीएमसी से दोस्ती वापस कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 3 गुट हुआ है और आपसी गुटबंदी के कारण जो है ये लोग टूटते फूटते हैं, और ये लोग सेंट्रल जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान है उनसे ये लोग नाखुश हैं। ये लोग आपसी लड़ाई से टूट रहे हैं और तृणमूल को दोष देने की नहीं है। जो चुनाव के टाइम में हिंसा हुआ या कुछ भी हुआ, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, सीबीआई उसमें तो कोई बाधा नहीं दे रहा। कितने लोगों को अरेस्ट किया, कहां गया चार्जशीट, कौन कौन लोग हैं, उनको तो भारतीय जनता पार्टी को सामने लाना चाहिए था। लेकिन तदन तो आप ही कर रहे हैं और इल्जाम आप ही दे रहे हैं राज्य सरकार को। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, 2 बातें तो आप नहीं कर सकते, एक ही बात पर आप कायम रहिए। जी, बहरहाल जो बात नीतीश कुमार से शुरू हुई है ममता बनर्जी तक पहुंची है, और जाहिर सी बात है कि आगे और भी राज्यों में बात जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सभी विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करना चाहते हैं। अंजुम जी, शाकिर जी, गीता जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए।